ACCA family, how are you all guys? So guys, I hope आप सबकी ACCA की आधार सीरीज बहुत अच्छे से जा रही है। देखिए इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से डिटेल में यूज कीजिएगा बिकॉज इस सीरीज की हेल्प से आपको हर पर्टिकुलर टॉपिक एरिया डिटेल में बट विद अ फास्ट ट्रैक बेसिस जो है समझ में आ जाएगा अगर आप जान जाएं कि इनका यूज कैसे करना है बेस्ट पॉसिबल वे में, चाहे हो वो आपकी रिवीजन की बात, चाहे वो हो आपकी कंसेप्ट के क्लियरेंस की बात। तो ऐसे ही आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक एरिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके एसीसी एफए या एफआर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही बार एडजस्टमेंट पूछी जाती है जब कभी भी आप इंटरव्यू में जाओगे। बच्चों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक एरिया एम्प्लॉयर के फेवरेट टॉपिक एरियाज में से है एंड इसकी एडजस्टमेंट्स बहुत बार आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो मेक श्योर whenever you are going for your interview prepare this particular standard very well। आपको ये पूछा जाएगा रिटन पेपर हो चाहे ऑरल पेपर हो, आपका आपसे इंटरव्यू में ये पर्टिकुलर टॉपिक एरिया जरूर पूछने जाने वाला है। So now next coming up with the previous topic area में हमने इंटेंजिबल एसेट किया था और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने कि इंटेंजिबल एसेट नहीं देखा है तो बच्चों दिस इज द राइट टाइम, आप जाइए हमारी आधार सीरीज में एंड इंटेंजिबल एसेट के टॉपिक एरिया को भी अच्छे से जल्दी से जाके क्लियर कर लीजिए। अब मैम फिर आज का क्या प्लान है? आज का प्लान कुछ खास है। आज की आप चाय, दिन की चाय पी रहे हैं, शाम की चाय पी रहे हैं स्नैक्स के साथ, आज जो है आपके साथ हम जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक एरिया डिस्कस करने वाले हैं एक्रूअल्स एंड मैचिंग कंसेंट्स के ऊपर जो कि आपके अकाउंटिंग का बेस है। उसके अलावा हम करने वाले हैं एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट के बारे में एंड हम समझेंगे एक्रूअल्स एंड डेफर्ड इनकम क्या होती है। तो यही सब कुछ आज समझते हुए हम समझेंगे कि पीरियड एंड यानी कि ईयर एंड एडजस्टमेंट कैसे होंगी फॉर हमारी प्री पेमेंट्स एंड अक्रूवल्स। तो अब प्री पेमेंट से इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि हम बात करें पहले की हुई पेमेंट्स को, तो इनके बारे में क्या करना है, इनका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ऐसा ही कुछ आज हम समझने वाले हैं। एक्रूड प्री पेमेंट, डेफर्ड इनकम, इन सबको हम समझेंगे, मैचिंग कंसेप्ट को हम समझेंगे, एक्रूअल्स क्या होते हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है हम ये समझने वाले हैं, प्री पेमेंट्स क्या होता है हमें ये भी समझना पड़ेगा एंड एक्रूड एंड डेफर्ड इनकम का कंसेप्ट भी आपको जो है अच्छे से समझना है। तो यही आपका आज के दिन का मेन टॉपिक ऑब्जेक्टिव है एंड इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के दिन को शुरुआत करते हैं। अब पहला टॉपिक एरिया एक्रूअल अकाउंटिंग। तो मैम एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होता है? मींस कि इनकम को तब रिकॉर्ड करना जब वो अर्न हुई है एंड एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करना जब वो इंकर हुआ है, ना कि एक्चुअल में कैश रिसीव या पे हुआ हो। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारा एक्रूअल अकाउंटिंग होता है। इट्स नॉट ऑन कैश बेसिस बट ऑन लाइक जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन का इंकर के बेसिस। मैं इसमें लिख देती हूँ ऑन ट्रांजैक्शन बेसिस शॉर्ट फॉर्म में। तो यही हमें ध्यान में रखना है कि इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब वो अर्न होती है, एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करो जब वो इंकर होता है, ना कि कैश का एक्चुअल में आना और जाना। सो दैट मीन्स कि टाइमिंग ऑफ कैश जो है यहाँ पर कोई मायने ही नहीं रखता कि ये बस ये मायने रखेगा कि किस अकाउंटिंग पीरियड से किस इनकम का रिलेशन है, किस एक्सपेंस का रिलेशन है। इसको एक एग्जाम्पल्स की तरफ से बताती हूँ। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जिस दिन का जिस महीने का होता है उसी दिन थोड़ा ना पे करते हैं, अगले महीने ही देते हैं ना। तो ये सपोज दिसंबर है, दिसंबर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 1000 रुपया, बट कंपनी जो है उसको जनवरी में पे कर रही है। तो एक्रूअल अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या करना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को तुमने यूज तो दिसंबर में किया ना, तो वो जो एक्सपेंस है वो दिसंबर से बिलोंग करता है ना, तो पेमेंट जो होगी बट चाहे हमारी जनवरी में हो रही है, कैश फ्लो मेरा जनवरी में हो रहा है, बट वो पेमेंट रिलेट करती थी हमारी दिसंबर से, तो आपको उसी में ही उसको रिकॉर्ड करना है। तो दिसंबर ईयर एंड में वो जो 1000 है वो एक्रूअल आएगा एंड उसको मैं पेबल के तरीके से ही जो है दिखा के चलूंगी। अब मैम हम एक्रूअल अकाउंटिंग यूज क्यों करते हैं, आप ये भी हमें बता दीजिए। देखिए हमारा जो भी इसके पीछे का मेन पर्पस है, उसके पीछे का मेन पर्पस यही है कि मुझे करेक्ट प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करना है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड का। ठीक है, तो मैं यही जान के चलूंगी एंड इसके लिए अब हमें फॉलो करना होता है
मैचिंग कंसेप्ट। तो अब किस किस को पता है मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? एक्रूअल अकाउंटिंग में हम जो है एक मैचिंग कंसेप्ट करते हैं, दैट मीन्स कि एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू, जो कि उसको हेल्प करेगा जनरेट करने में। जैसे कि अगर कोई बिजनेस है, लाइक बिजनेस अगर गुड्स बेच रहा है 10,000 की दिसंबर में, एंड गुड्स का जो खर्चा है 6,000 पे आया उन्हीं गुड्स का, तो इवन इफ जो 6,000 की जो पेमेंट है वो जनवरी में हम कर रहे हैं, वो उसी टाइम पीरियड में रिलेट की जाए जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड वो गुड्स की सेलिंग हुई है। तो यानी कि ऐसे ही 10,000 माइनस 6,000 करके मेरा प्रॉफिट जो है निकल जाना चाहिए। सो यही हमें करना होता है। अब मैम ये तो ठीक है, एक्रूअल अकाउंटिंग में हम क्या-क्या करने वाले हैं आज के कंसेप्ट में, तो हम एक्सपेंस इनवॉइस्ड इन एडवांस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस के, अगर मैंने कोई एक्सपेंसेस पहले पे कर दी उसके बारे में, एंड एक्सपेंस नहीं किया, उसका इनवॉइस नहीं गया, उसकी पेमेंट नहीं हुई अभी, मतलब बट वो लाइक खर्चा हो गया, मतलब मैंने ट्रांजैक्शन हो गई उसके बारे में, यानी कि एक्रूड, इसको मैं आपके लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग भी बोल सकती हूँ। ठीक है। एंड इनकम अर्न बट नॉट इनवॉइस्ड एंड पेड, मतलब कि काम हो गया, ठीक है, बट अभी पैसे नहीं आए। और यहां पर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि प्री रिसीव्ड इनकम, इसको मैं डेफर्ड इनकम के नाम से भी जानती हूँ। तो ये चार मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हम समझने वाले हैं, यही आपको समझ के चलना है, एंड यही हमारे चैप्टर का बेस है। तो देखिए एक्रूअल अकाउंटिंग में रेवेन्यू और कॉस्ट कॉस्ट दोनों ही, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज होते हैं जिस पीरियड से वो रिलेट करते हैं, ना कि कब उसकी पेमेंट हुई है। एंड हम मैचिंग कंसेप्ट को ही बेस लेके चल रहे हैं कि हमने रेवेन्यू को मैच करना है उससे रिलेटेड कॉस्ट से, सो दैट कि हम सही प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर सके, एंड यही हमारा पर्पस होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा पी एंड एल बनता है। नाउ मैम ये लगेगा कहां पर, कैसे ये वर्क करता है? देखिए एक्रूअल जो होता है ना, मेरे एसओएफपी यानी कि मेरी बैलेंस शीट को एक्सपेक्ट जो है अफेक्ट करता है। जब कभी भी इनकम और एक्सपेंस जो है रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बट कैश अभी रिसीव या पे नहीं हुआ है, तो बैलेंस शीट की आइटम भी हमारे पास आती है। अब बैलेंस शीट की आइटम मैम कैसे आती है? ये तो इनकम और एक्सपेंसेस की बात हो रही है। यस, मेरे पास ये चीजें इफेक्ट होती हैं, जैसे कि अगर अभी पीछे हमने देखा एक्रूड एक्सपेंसेस जो कि मेरे पेबल्स होते हैं, वो मेरे लिए लायबिलिटी है कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया और मैंने पे नहीं किया। ठीक है, तो लाइक अभी यूज हो गया, पे नहीं किया, तो दैट मीन्स कि वो मेरे लिए पेबल है, एक्रूअल है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। एंड ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर क्या होता है कि अगर मेरे पास एक्रूड इनकम आती है या रिसीवेबल होते हैं, जैसे कि इनकम अर्न तो होगी बट मैंने रिसीव नहीं किया, जैसे कि इंटरेस्ट मिलना था, लाइक मैंने तो वो अभी तक मिला नहीं है मुझे, तो वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो पीएनएल में तो वो इनकम आई है बट अभी कैश रिसीव नहीं हुआ, तो वो मेरे लिए एसेट है। ऐसे ही ये ट्रेड रिसीवेबल पेबल के कंसेप्ट में भी अलाउ होता है, वहीं पर भी चलता है। जैसे कि क्रेडिट सेल है, तो कंपनी ने गुड्स बेची है 10,000 की क्रेडिट पे, ठीक है, अब कस्टमर ने अभी वो पैसे नहीं दिए बट सेल तो हो गई ना, रिसीवेबल चाहे नहीं आए हैं, मतलब पैसे आए नहीं है, तो हम इसको एज अ रिसीवेबल खड़ा कराएंगे। आप जो है कैश के आने की वेट नहीं करोगे कि कैश आएगा तभी हम जो है सेल दिखाएंगे, नहीं। ऐसे ही क्रेडिट परचेज के केस में भी होता है कि कंपनी ने गुड्स खरीद लिया एंड सप्लायर को हमने अभी पे नहीं किया, बट खर्चा तो हो गया ना, पैसे चाहे नहीं दिए, तो पेएबल्स हम खड़े कर देते हैं। तो यही हमारे पास वहां पर कंसेप्ट में चलता है। तो बिजनेस के एक्सपेंस इनकम में भी चलेगा, रिसीवेबल पेएबल में भी चलेगा। तो यही कंसेप्ट लेके होते हुए आप जो है आगे बढ़ोगे, एंड हम जो है इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से जो है देखते हैं। सो अब ये डीपीक्यू का हम जो एक एग्जांपल देखते हैं। Gemstone own a business that makes made-to-made measures, wooden window frame, doors and furniture. The business is known as GPQ Joinery as all the wooden furniture is made at a single workshop premise that the business owns. Any painting required is done at the separate workshop space which a business rents. Up office where all the accounting and administrative functions are carried out is attached to the business workshop premise. DPQ Joineries would most likely to incur numerous expenses to operate his business such as wages, electricity, repair, maintenance, CSR expenses. Broadly, expenses can be split into two categories. So, expenses को मैं दो categories में बांट सकती हूँ. Those related to specific transaction on a particular, for example, stationery, और जो है ongoing service received over the time, for example, electricity, rents and telephone service. तो इन्होंने बताया कि हमारे दो तरह के खर्चे होते हैं. क्रक्स तो अभी तक इतना है.
अब जैसे कि डीपी की ज्वेलरीज कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी डेली यूज करता है एंड एक्सपेंसेस उसके लिए इंकर होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर जो है बिल तो एक ही आता है ना, एक ही क्वार्टर का, एक ही महीने का, ओवर द पास्ट 3 मंथ्स ऐसे ही आता है। सो आप ईयर एंड पे कहते हैं बिजनेस विल ओ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट एट इनवॉइस। तो अभी क्या होगा कि ईयर एंड पे उसी दिन थोड़ा होता है कि चलो नहीं नया साल शुरू होने वाला है पहले बिल पे करो, ऐसा तो नहीं होता, हमारे साथ भी नहीं होता है। ठीक है, तो दिस यूज्ड टू बी, but unpaid electricity will need to be accrued to ensure that the total cost of electricity used in the year is reflected in the profit figure within the statement of P&L। तो कहते हैं हाँ जी हमने प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी यूज की है तो उससे रिलेटेड खर्चा उसी टाइम पीरियड में आना चाहिए, बट ये तो नहीं है कि अच्छा कि आप उसको कहीं दिखाओगे भी नहीं और ये भी नहीं है कि उसी दिन इनवॉइस आएगा। तो यस आप उसको दिखाओगे सो दैट कि जो यूजर्स है उनको पता होना चाहिए कि उस साल भर में हमने इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्चा जो है किया है। So business expect reflect in the final account should based on the electricity use rather than how much it has been invoiced or paid। तो बेसिकली यही होता है कि जितना हमने यूज किया उस बेस पे होगा, ना कि जितना उसके लिए पैसा पे किया गया है। तो आप जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड वाज एन एग्जांपल बट द सेम लॉजिक अप्लाई टू अदर बिजनेस एक्सपेंस ऑन ऑनगोइंग बेसिस। तो वो ये कह रहे हैं कि हम ना आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज एज ए एग्जांपल दे रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, रेंट का खर्चा होता है, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं। नाउ ऐसा कुछ चीजें होती हैं, टेलीफोन सर्विस, रेंट, इंश्योरेंस। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स इन्होंने हमें जो है बताएंगे। So, next is accrual accounting on accruals, prepayment, accrued income and deferred income। तो बहुत ही लाइक डिटेल में अब चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपको छोटू से एक बात बता दूं कि accrual accounting और कैश अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, ताकि आपकी लाइक क्लैरिफिकेशन और अच्छे से हो जाए। accrual accounting is what based on when income और expense earn होगा या incurred होगा, बट कैश अकाउंटिंग में क्या होता है, इट्स बेस्ड ऑन व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड पेड, जो कि हम कैश फ्लो बेस में बनाते होते हैं। देखिए एक्रूअल अकाउंटिंग में मेरे पास प्रॉफिट अच्छे से आएगा, बिकॉज लाइक कैश अकाउंटिंग में चलेंगे तो मेरा प्रॉफिट जो है पीरियड वाइज डिसऑर्ट हो जाएगा। सो इसीलिए एक्रूअल अकाउंटिंग में हम एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, बट कैश अकाउंटिंग में हम कैश मूवमेंट के ऊपर जो है ध्यान रखते हैं। ये बात आपको जो है पता होना चाहिए। सो यस अगर कोई एक्सपेंस जो है करंट ईयर से रिलेट करता है और वो अभी तक पे नहीं हुआ है तो उसको उसी साल के P&L में दिखाया जाए, एक्रूअल या पेबल दिखाया जाए बैलेंस शीट में। यही हमारा एक्रूअल कंसेप्ट में होता है ना। आप इसको आगे समझते हैं। देखिए इसको समझने का एक बेस्ट वे क्या है कि आपको 4 इंपॉर्टेंट एरियाज में डिफरेंस समझना है कि क्या ये एक्सपेंस है या क्या ये इनकम है। ठीक है, ठीक है, इन चारों को इन चीजों से समझना है। 2 ही क्वेश्चन है कि क्या ये एक्सपेंस है, ये इनकम है। फिर दूसरी बात, क्या कैश या इनवॉइस बिफोर और आफ्टर द पीरियड हुआ है जिस पीरियड से वो रिलेट करता है। ये अगर आप समझ गए बात डन है। अगर मेरे पास आइटम एक्रूअल होनी होगी उसका मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस यूज नाउ बट मैं पेमेंट लेटर ऑन कर रही हूं, तो उस वाले केस में क्या होगा, एक्रूअल्स में हमारे पास लाइबिलिटी बनेगी। बट दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं प्री पेमेंट, ठीक है, प्री पेमेंट के केस में है कि एक्सपेंस हमने कर दिया बट उसको लेटर ऑन यूज करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। अब ऐसे एक्रूड इनकम, यानी कि यहां पर मैं बात करूंगी आउटस्टैंडिंग इनकम की, यस कि मैंने अर्न कर दिया, मैंने सर्विस दे दिया, बट पैसे मेरे पास बाद में आएंगे तो दैट इज मेरे लिए एसेट। एंड या फिर एक आता है मेरे पास डेफर्ड इनकम, जो कि हमारा कंसेप्ट क्या है कि मैंने पैसे तो ले लिए बट मैंने काम अभी नहीं किया, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। इसको ऐसे समझ के चलना। तो यही है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो इन सबका डिफरेंस देखिए एंड एंट्रीज देखिए। जर्नल एंट्रीज क्या, एक्रूअल्स की मैंने एक्सपेंस कर दिया तो एक्सपेंस टू एक्रूअल्स मेरी एंट्री होगी। प्रीपेमेंट मेरे लिए एसेट होता है तो उसको मैं एज अ एसेट जो है दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। एंड साथ में मैं इसमें क्या करूँ, अपना एक्सपेंस को कम कर रही हूँ। एक्रूड इनकम यानी कि इनकम अर्न हो गई है बट रिसीव नहीं हुआ है, ये भी मेरे लिए एज अ क्या होगा, एसेट बन के आएगा। एंड क्रेडिट क्या कर रही हूँ, मैं अपनी इनकम को दिखा रही हूँ कि इसे इनकम आएगी। एंड देन डेफर्ड इनकम की मैंने एडवांस कर ली तो इनकम को मैं कम कर रही हूँ एंड एज अ मेरे लिए लायबिलिटी बन के आ रही है। ठीक है, तो एक्रूड इनकम मेरे लिए एसेट होती है यहाँ पर। ठीक है, ये भी मेरे लिए लायबिलिटी है, ये भी मेरे लिए लायबिलिटी है। सो यू कैन हैव अ लुक। तो अब
इसको और डिटेल में समझते हैं एक्रूअल्स को। एक्रूअल्स क्या होते हैं? तब होते हैं जब बिजनेस ने ऑलरेडी एक्सपेंस कर दिया है बट इनवॉइस पेमेंट अभी नहीं हुई है। जैसे कि सपोज करो मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर है, ठीक है, 31 दिसंबर है, इलेक्ट्रिसिटी मैंने दिसंबर में यूज की है 1000 की, बट इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा जनवरी में। बिल अभी तक नहीं आया है बट इलेक्ट्रिसिटी तो यूज कर लिया ना, तो वो खर्चा जो है दिसंबर के P&L में जाना चाहिए एंड एक्रूअल बन के लायबिलिटी बन के आना चाहिए। तो एक्सपेंस टू एक्रूअल होना चाहिए। लायबिलिटी क्यों है? बिकॉज बिजनेस ने वो पैसे किसी को देने हैं एंड अभी तक नहीं दिए हैं, एक्सपेंस बिलोंग रखते हैं अभी से और अभी पेमेंट नहीं हुई है, सो दैट इज व्हाई इट्स अ एक्रूअल। नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द प्रीपेमेंट, यानी कि पे नाउ और एक्सपेंस लेटर। सेम कंसेप्ट। तो बेसिकली प्रीपेमेंट कब होते हैं कि बिजनेस ने पैसे पे कर दिए, एक्सपेंस कर दिया, बट एक्चुअल में अभी जो है सर्विस उसने यूज नहीं की, सर्विस उसको मिली नहीं। जैसे कि सपोज करो अक्टूबर का महीना है, कंपनी ने 12,000 रुपया दे दिया इंश्योरेंस 12 महीने का, हम साल की इकट्ठे दे देते हैं, और ईयर एंड मेरा क्या सपोज करो दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का तो इस साल में यूज हो गया इंश्योरेंस का एक्सपेंस, बट बाकी जो है लाइक 9 महीने का है वो तो अगले टाइम पीरियड से रिलेट करता है ना, तो वो प्रीपेमेंट है। तो इस साल का एक्सपेंस कितना है? 3,000 ही है। बाकी जो 9,000 है वो प्रीपेमेंट है, दैट इज एसेट फॉर अस। तो प्रीपेमेंट टू एक्सपेंस, तो मैं क्या करूंगी? 9,000 इस साल के एक्सपेंस से कम करके चल रही हूँ। तो दिस इज व्हाट वी डू। ठीक है, तो ये एसेट क्यों था? बिकॉज बिजनेस ने ऑलरेडी पैसे दे दिए बट फ्यूचर में उसके बेनिफिट मिलने हैं, सर्विस मिलनी है, तो इसीलिए प्रीपेमेंट ऐसे चलता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कब होता है? अर्न नाउ रिसीव लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बिजनेस ने ऑलरेडी इनकम अर्न कर रही है बट अभी तक कैश नहीं आया है, इनवॉइस नहीं इशू है। तो कंपनी ने सपोज करो 2,000 की रेंटल इनकम जो है अर्न कर ली है दिसंबर में। जैसे कि 2,000 की रेंटल इनकम है, टेनेट जो है मुझे जनवरी में पे करेगा, तो क्या दिसंबर की इनकम रिकॉग्नाइज होनी चाहिए? जी हाँ, होनी चाहिए, बिकॉज इनकम जो है जनवरी में अर्न हुई। ठीक है, तो मुझे ऐसे ध्यान में रख के चलना है। सो P&L में इनकम आएगा, एक्रूड इनकम एज अ एसेट आएगा। तो एक्रूड इनकम जो इनकम मेरी एंट्री होनी चाहिए। एसेट क्यों है? बिकॉज बिजनेस हैज अ राइट टू रिसीव द मनी। तो एक्रूड इनकम अर्न नाउ रिसीव लेटर, हमारे पास ये कंसेप्ट चलता है। नाउ नेक्स्ट इज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम क्या है कि रिसीव नाउ अर्न लेटर। ठीक है, तो डेफर्ड इनकम कब होगा? जब बिजनेस को पैसा मिलता है बिफोर इट एक्चुअली अर्न्स द इनकम। तो एग्जांपल की तरफ से हमारे पास क्या है कि कंपनी ने सपोज करो कि 12,000 रुपया लाइक रिसीव कर लिया 1 जनवरी को फॉर अ 12 मंथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, और 31 दिसंबर को क्या हुआ? सिर्फ एक महीने की अर्निंग हमारी हुई है। तो अर्न इनकम क्या 1 महीने की है ना, 12,000 डिवाइडेड बाई 12 एक महीना। तो बाकी जो 11,000 रह गया दैट रिलेट्स टू द फ्यूचर मंथ। ठीक है, तो P&L में इनकम तो मेरी इस साल की सिर्फ 1,000 ही आनी चाहिए, और बाकी डेफर्ड इनकम यानी कि 11,000 पे मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने पहले पैसे ले लिए। ठीक है, बिकॉज बिजनेस ने पैसे ले लिए बट अभी कस्टमर को सर्विस नहीं दी है, तो रिसीव नाउ अर्न लेटर, ऐसा कुछ जो है इसमें कंसेप्ट चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? लायबिलिटी फॉर एक्स्ट्रा, ये हमारा कंसेप्ट जो है चलेगा। तो ये अगर समझने की बात नाउ और कैश लेटर, तो अगर एक्सपेंस नाउ और कैश लेटर है तो एक्रूअल है, लायबिलिटी आएगी। और अगर इनकम का केस है तो मेरे को क्या करना का? इनकम अभी हो गई है और लाइक कैश लेटर होगा तो एक्रूड इनकम है, एसेट है। अब अगर एक्सपेंस का केस है, कैश आ गया और लाइक रिलेट टू लेटर पीरियड है, तो दैट इज लाइक प्री पेमेंट, क्योंकि मैंने खर्चा पहले कर दिया तो वो मेरे लिए एसेट है। बट अगर इनकम पहले रिसीव कर ली तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। इतनी बात हमें जो है समझनी है। नाउ मैम, लाइक हम जो है ये एडजस्टमेंट करते ही क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंस जो है उसी करंट पीरियड से रिलेटेडली शो होने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कैश इज रिसीव्ड और पेड।
तो अगर फॉर एग्जांपल दिसंबर का इलेक्ट्रिसिटी पे जो है हम जनवरी में पे कर रहे हैं, तो इसको मुझे जनवरी में रिकॉर्ड नहीं करना बिकॉज ऑफ द कि अच्छा जनवरी में पेमेंट जा रही है, इसको दिसंबर में ही रिकॉर्ड करो। यही हमारा जो है ये कंसेप्ट कहता है। ठीक है, तो आपको पहला बस क्वेश्चन ये समझना है अपने आप से कि ये एक्सपेंस है ये इनकम और ये अभी हो रहा है या बाद में। ठीक है, अगर एक्सपेंस है तो यूज नाउ प्लस पे लेटर, एक्रूअल्स पे नाउ प्लस यूज लेटर, प्रीपेमेंट। और अगर इनकम है तो अर्न नाउ एंड रिसीव लेटर, एक्रूड इनकम, और रिसीव नाउ और अर्न लेटर तो डेफर्ड इनकम। यही हम समझ के जो है चलेंगे। ओके मैम। तो अब जो है एक और अच्छा सा कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज एन एक्रूअल। देखिए सारा कुछ रेपिटेटिव बेसिस पे ही अब जाएगा, बेसिक कंसेप्ट तो यही था। सो एक्रूअल्स में अगर हम चलें तो एक्रूअल्स क्या होता है? एक्रूअल एक एक्सपेंस है जो कि ऑलरेडी इंकर हो चुके हैं बट अभी पेमेंट नहीं हुई, इनवॉइस नहीं हुआ ईयर एंड तक। तो बेसिकली सिंपल सी वर्डिंग में सर्विस जो है हम अभी यूज कर रहे हैं एंड पेमेंट बाद में करेंगे, इनवॉइस बाद में आएगा। दैट इज द केस ऑफ हमारे लिए एक्रूअल्स का केस। बहुत ही ज्यादा बेसिक सी बात है। नाउ अब कई बारी क्या होता है, देखिए लाइक इसको ना हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मली एक्सपेंसेस के केस में क्या होता है कि नॉर्मली जब कभी भी बिजनेस है उसके पास इनवॉइस आएगा या कुछ लाइक किसी भी बात के लिए वो पे करता है तो वो एज अ रिकॉर्ड करता है एक्सपेंस। ठीक है, तो हम यही करते हैं ऑन गोइंग एक्सपेंसेस में, हम जो है क्या करते होते हैं लाइक उसको कर देते हैं। बट पेमेंट उसकी एरियर्स में जा रही होती है और अभी ये एक्सपेंस जो होगा अभी इनवॉइस होना होता है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड इट्स लाइक एक्रूअल। तो अब ना इसी सिचुएशन को हम इसी एग्जांपल के थ्रू जो है समझते हैं क्या है कि डीपी की ज्वाइनरीज इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर सेंड इट्स इनवॉइस एवरी क्वार्टर 3 मंथ्स। क्वार्टरली इनवॉइस विल बी फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन द प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि पिछले क्वार्टर से रिगार्डिंग ये 3 महीने से रिलेटेड है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर जो है उसको इनवॉइस जो होगा आफ्टर इट हैज यूज द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बाद में ही आएगा ना, बिल तो बाद में ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इनवॉइसिंग इन एरियर्स बोलते हैं। अब ईयर एंड में क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रिसिटी के पैसे देने हैं बिकॉज लाइक उसने इलेक्ट्रिसिटी पिछले क्वार्टर में यूज की थी और अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। तो लायबिलिटी को मुझे रिकॉर्ड करना है एसओएफई में कि इतनी अमाउंट देनी रहती है, और ये लायबिलिटी हमारे लिए क्या है? एक्रूअल है, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में भी रिकॉर्ड करके चलते हैं। यही हमें उसमें करके चलना है। तो इसी को ही ना मैं आपको लाइक प्रॉपर जो है इसकी एंट्री वाइज जो है अगर आपको समझा के चलूं कि ये हुआ क्या डीपीक्यू कंपनी के केस के हिसाब से ही अगर हम जो है लेके चले कि नॉर्मली जब कभी भी बिजनेस ने इनवॉइस की लिया होगा या पे किया होगा तो उसने एक्सपेंस किया होगा। डीपी के पास जो है स्टेशनरी का इनवॉइस आया सपोज करो 500 का, तो इसने एंट्री पास कर दी होगी स्टेशनरी टू पेएबल 500 500, तो वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया एंड पेमेंट या हो गई होगी या फिर लाइक अगर पेमेंट हुई है तो बैंक हुआ होगा, और अगर लाइक आउटस्टैंडिंग है देना है तो पेबल्स किया होगा। बट एक्रूअल्स के केस में क्या होगा? देखिए कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि हमारे ऑनगोइंग वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, तो वो पेमेंट इनवॉइस इन एरियर्स के केस में आते हैं। एरियर्स मींस कि सर्विस पहले ले लो एंड देन उसके बाद इनवॉइस या पेमेंट जो है बाद में जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसी के केस में अगर मैं आगे चलूं लाइक कि क्या है लाइक कि जैसे कि डीकी की ज्वाइनरी यूज द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द जनवरी। ठीक है, तो पूरा जनवरी भर, ठीक है, पूरा जनवरी भर जो है लाइक उसको जो है वो सर्विस जो है ले रहे हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है बिल जो है देगी नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, मे बी मार्च में। ठीक, तो जनवरी का इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, फरवरी का यूज किया, मार्च में किया, और एंड ऑफ द मार्च में मेरे पास इनवॉइस आया उस कंपनी के हिसाब से, है ना। अब कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है बिफोर रिसीविंग द इनवॉइस, अब ईयर एंड में क्या होगा? सपोज करो मेरा ईयर एंड है लाइक जनवरी है, 31 जनवरी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का इनवॉइस जो था लास्ट वाला वो दिसंबर तक गया। तो 1 जनवरी से 31 जनवरी वाला मैंने अभी तक जो है यूज किया और उसका इनवॉइस नहीं आया। एंड सपोज करो जनवरी के इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है 2000 रुपया, तो कंपनी को ये 2000 एज ए एक्सपेंस दिखाना है एंड एक्रूअल्स एज अ लायबिलिटी दिखाना है उस साल के ईयर एंड में 2000 की, बिकॉज उसने अपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को उस टाइम पीरियड के इतने पैसे जो है देने हैं। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू एक्रूअल्स, जैसे कि आपको एंट्रीज मैंने ऑलरेडी जो है दिखाई हैं। ठीक है, यही हमें उसमें करके चलना है।
एक्रूअल्स क्यों करना है? बिकॉज बिना एक्रूअल्स के जनवरी की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है मिसिंग होगा। दैट मीन्स कि मेरे फिर उससे क्या होगा, एक्सपेंस अंडरस्टेटेड होगा। ठीक है, और फिर उसमें क्या होगा, फिर एक्सपेंस अंडरस्टेटेड तो प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड तो लायबिलिटी अंडरस्टेटेड, तो मैं ये दिखा के चलूंगी, ये जरूरी है ना। अब अकाउंटिंग फॉर एक्रूअल्स कैसे करना है, मतलब अब हम यहाँ पर ना ये समझ रहे हैं कि आफ्टर वी आइडेंटिफाई एन एक्रूअल इंक्लूडिंग मे बी ईयर एंड एडजस्टमेंट रिवर्सल इन द नेक्स्ट ईयर, और कैसे कैलकुलेशन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, एक्रूअल जो है, ठीक है, एक्रूअल अमाउंट हमें पता चल गई, अमाउंट हमने एक्सपेंस या लायबिलिटी दिखा दिया, ईयर एंड क्या करेगा, उसको एडजस्टमेंट करेगा फॉर दैट एक्सपेंस एंड फॉर दैट मेकिंग दैट पेमेंट। फिर अगले ईयर एंड में क्या होगा, बिजनेस के पास जब इनवॉइस आ गया या उसने पेमेंट कर दिया तो वो उसको रिवर्स करेगा एक्रूअल्स को, एंड देन फिर उसकी पेमेंट कर देगा, है ना। तो ये जो है मेरे को रेलेवेंट लेजर अकाउंट में एंट्री डालनी है। अब मैं इसके लिए करूंगी क्या, ठीक है, एंट्रीज कैसे होंगी। पहले क्या है, पहले एंट्री जो मेरी आएगी सबसे पहले इज क्रिएटिंग एन एक्रूअल एट ईयर एंड, ठीक है, क्रिएटिंग एक्रूअल एट ईयर एंड। एंड देन क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लूं जो कि अभी तक पे नहीं हुआ है। मेरा सबसे पहले क्या होगा, तो इंडिविजुअल एक्सपेंस टू एक्रूअल्स मेरी एंट्री होगी। जैसे सपोज करो कि पिछले वाले क्वेश्चन ले लूं कि आपके पास सपोज 4000 की इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है बट अभी इनवॉइस नहीं आया, तो एक्सपेंस टू एक्रूअल ये वाला। तो डेबिट जब मैंने किया एक्सपेंस को तो एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, और एक्रूअल्स को क्रिएट करने से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई और मेरे नेट एसेट कम हो गए। तो ये हो गया। अब उसके बाद यही इफेक्ट होने वाला है जो कि मैंने आपको प्रॉफिट फिगर पे इफेक्ट बताया है, नेट एसेट पे इफेक्ट बताया है, ठीक है, यही इफेक्ट होगा कि यस डेबिट एक्सपेंस किया तो उससे क्या हुआ है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज एंड प्रॉफिट डिक्रीज। एंड अगर मेरा क्रेडिट एक्रूवल किया है, ठीक है, तो क्रेडिट एक्रूवल करने से हुआ क्या है, हमारे पास लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है एंड नेट एसेट डिक्रीज हुआ है। अब फिर मैम नेक्स्ट साल में क्या होगा, इवेंचुअली सप्लायर मेरे पास इनवॉइस भेजेगा और मैं उसको पे कर दूंगी, मेरा इरादा ऐसा नहीं है कि मैं पे नहीं करने वाली हूँ। तो प्रीवियस ईयर का अक्रूवल अभी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर का अक्रूवल हमें नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको रिवर्स करूंगी अक्रूवल को, तो उसकी रिवर्सल की एंट्री क्या आएगी, एक्रूवल्स टू एक्सपेंस, ठीक है, एक्रूवल्स टू एक्सपेंस मेरे को ये करनी है, इनकी एंट्री करनी है, तो एक्रूवल्स टू इंडिविजुअल एक्सपेंस। तो इससे क्या होगा, एक्रूवल की लायबिलिटी कम हो जाएगी और एक्सपेंस कम हो जाएगा जो कि टेम्परेरी रिकॉग्नाइज किया गया था थ्रू दिस रिवर्सल, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल जब हम पेमेंट करें वो भी करेंगे, यानी कि एक्सपेंस टू बैंक। मैं दोनों क्यों करती हूँ, बिकॉज प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, तो ये रिवर्सल जब होगा तो वो सेम एक्सपेंस दोबारा दोबारा डबल काउंटिंग नहीं होगा, इसका ये फायदा है। ठीक है मैम, ये दो बार क्यों किया, एक बार इसको डेबिट किया एक बार क्रेडिट किया तो कर सकते थे, तो ये डबल करने का रीजन ये है कि डबल काउंटिंग ना हो। ठीक, अब इसी को ही हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल डीपीक्यू की ही एग्जाम्पल है कि उस ईयर एंड में 31 दिसंबर 2022 ईयर एंड है, मेरे पास कुछ बिल्स आए हैं जो कि मैंने इमिडिएटली पे कर दिया, यानी कि जनवरी टू अप्रैल वाला 2 मई को किया है एंड जुलाई तक का इस वाली डेट को, और अक्टूबर वाला 2 नवंबर को। तो ये मेरी इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स की डेट्स है, ठीक है, टोटल पेमेंट इतना है। बट आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो पेमेंट है ना, दे आर जस्ट कवरिंग टिल 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर, और कंपनी के पास नवंबर एंड दिसंबर ये कहां पर है, इसके बारे में तो नहीं है। तो लाइक अब एक्रूअल्स मुझे दिखाना पड़ेगा इस वाले टाइम पीरियड में, तो मैम अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये तो मेरे पास इस टाइम पीरियड से इसका है, एडिशनल 2 महीने का मुझे चाहिए जो कि अभी इनवॉइस नहीं किया गया है, तो ईयर एंड पे मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो मेरे पास ना इसको लेके दो ऑप्शन होते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है। तो पहले क्या है कि मैं इनवॉइस ऑफ द सेम पीरियड लास्ट ईयर पिक करूं, ठीक है, पिछले साल का उसी टाइम पीरियड का नवंबर दिसंबर का इनवॉइस ले लूं, या फिर मैं लास्ट इनवॉइस रिसीव जो है पिक कर लूं जो कि मेरे पास, उससे मैं एक्रूअल की अमाउंट कैलकुलेट कर लूंगी, ठीक है। यहां पर मेरे पास सेम पीरियड का यानी कि नवंबर दिसंबर पिछले साल का डेटा नहीं है, बट मेरे पास लास्ट इनवॉइस अवेलेबल है। लास्ट इनवॉइस अगर आप चेक करोगे दैट इज 7230 का लास्ट इनवॉइस है,
ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा, जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेस पे कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगी, ये है 3 महीने का, तो मैं मंथली कॉस्ट निकाल लूंगी, तो 7230 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी 7230 डिवाइडेड बाय जब मैं 3 करूंगी, तो मेरे पास 2410 आएगा। ठीक है, और मेरे को चाहिए 2 महीने का। 2 महीने का क्यों, नवंबर एंड दिसंबर का। तो 2 महीने का निकाल लूंगी, दैट विल बी 4820। ये मेरे पास आ जाएगा, इसी की ही मेरी एक्रूअल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 महीने का है, 3 महीने से डिवाइड किया एंड 4820 की वैल्यू होगी, तो एक्रूअल जो है ईयर एंड पे मेरा 4820 एस्टिमेटेड रह जाएगा। अब मैम इसकी एंट्री भी बता दो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू एक्रूअल्स, क्योंकि वो मेरे लिए एज ए लायबिलिटी है, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है, अब अगर मुझसे पूछो मैम उस साल का टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना होगा, तो जो 21,880 का एक्चुअली पेड प्लस एक्रूअल्स, वो हो गया मेरा टोटल, बट जो कि मेरा पी एंड एल में चार्ज होगा, बट एक्रूअल्स कितना है 4820 का, जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो आपको सिंपली अमाउंट पेड नहीं यूज करना है, एक्सपेंस रिलेटिंग टू दैट पीरियड जो है वो आपको यूज करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लाइक इफेक्ट अगर हम देखेंगे, तो दिस इज द हाउ द एक्सपेंस विल बी। तो ये टोटल हम देख के चल रहे हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है, टोटल एक्सपेंस। तो इफेक्ट हमारा ऐसे चलना है, आपको ये इफेक्ट के बारे में जो है प्रॉपर पता होना चाहिए। अब बात आती है ओपनिंग एक्रूअल का। देखिए अभी हमने ना जो प्रीवियस एग्जांपल किया उसमें ना कोई ओपनिंग एक्रूअल नहीं था। अब सपोज करो कि डीपी की ज्वाइनरी एम्प्लॉयज आर पेड एन आरली बेसिस, द एम्प्लॉयज आर पेड वंस अ वीक इन आर फॉर वर्क इन द प्रीवियस ईयर, द ईयर एंड इज दिस। एट द एंड ऑफ द ईयर एम्प्लॉयज को हमने एक हफ्ते के जो है वेजेस जो है देने हैं जिनका उन्होंने काम किया है। ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहे हैं, कि पीछे जब भी हमने किया उसमें ओपनिंग अक्रूवल हमने नहीं किया, बट रियलिटी में क्या होता है कि कुछ जैसे कि एक्सपेंसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि नॉर्मली एरियर्स में किए जाते हैं, ये कैसे होंगे, ओपनिंग अक्रूवल्स प्लस मेरा करंट पेमेंट प्लस क्लोजिंग अक्रूवल्स, ऐसे हम पे करते हैं। तो क्लोजिंग अक्रूवल जो होगा अगले साल का ओपनिंग अक्रूवल बनेगा। तो अभी इस एग्जांपल में देखो कि 31 दिसंबर को मेरे पास एम्प्लॉयज के देने वाले कुछ पैसे पड़े हैं, और वो कितने पड़े हैं, 1560 रुपए पड़े हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास एंट्री इसके लिए क्या आएगी, वेजेस टू एक्रूवल्स, मेरे पास ऐसी एंट्री होनी चाहिए। तो ये क्या होगी मेरे, लाइक ये 1560 जो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 के लिए ओपनिंग अक्रूवल बन के जाएगी। ठीक है, ये 2021 है ना, तो इट्स फॉर ब्रॉट फॉरवर्ड एंड ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब उसके बाद, अब ये बिजनेस है, इसकी पेमेंट भी करेगा क्योंकि ओल्ड लायबिलिटी है, वो पे भी तो होगी ना, तो मुझे उसके लिए रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक्रूअल टू वेजेस एक्सपेंसेस, ये क्या है, रिवर्सल। ठीक है, इसकी एरिया ये रिवर्सल, एंड देन फिर उसको मैं क्या करूं, पेमेंट रिकॉर्ड करूं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूं, पेमेंट को रिकॉर्ड करूं। ये मुझे एंट्री कर, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं आगे बढ़ूं इसमें मेरे पास और क्या होने वाला है, चलिए इसको और समझते हैं। So, in the week 2 to 52, further wages was paid to the employees. तो अगर मैं wages पे कर रही हूँ तो wages to bank, and year end में क्या होगा, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज को इतने पैसे देने हैं, तो ईयर एंड में हमने देने हैं ना, तो ईयर एंड में सपोज करो कि इतने देने रहते हैं, तो वेजेस एक्सपेंस टू एक्रूअल्स, ये मेरी एंट्री हो जाएगी। एंड ये नेक्स्ट ईयर का अगला ओपनिंग जो है बन जाएगा। तो अगर पिछले साल का जो मैंने ओपनिंग पे किया है 1560 पे किया है, क्लोजिंग अप्रूवल कितना है, 1790 है, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग अक्रूवल जो है बन के जाएगा। ये हमें समझना है। आप देखिए ये मेरा लाइक ओपनिंग फिगर है, एंड ये वेजेस एक्सपेंस में हमारा जा रहा है, एंड हमने पे किया, सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। अकाउंट आपको बनाने के लिए बोला नहीं जाएगा, बट यू शुड नो कि अकाउंट बनता कैसे है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, इम्प्लीकेशन प्रॉपरली कैसे होती है।
नाउ लेट्स कम टू द अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। सो अब इसको ध्यान से समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या कह रही है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एक बिजनेस है विद अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ 30th सितंबर, लीज ऑन ऑफिस प्रेमाइजेस टेकन ऑन 1st जनवरी 2025। रेंट क्या है इसका? 31st दिसंबर को 2400 का रेंट है। 1 जनवरी 2025 को 1000 जो है पे किया गया था रिगार्डिंग द रेंट ड्यू। For the year ended 30th September, year 1 फाइनेंशियल पीरियड इज फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30th सितंबर। एक बात याद रखना, डेट्स का इसमें खास करके ध्यान रखना है। एंड बल्कि अगर मैं लीज रेंटल का पीरियड देखूं तो वो क्या है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। तो देखिए लीज रेंटल का पीरियड इज डिफरेंट एंड मेरा पीरियड डिफरेंट। तो अगर इसको ध्यान से समझते हैं कि कैसे एक्रूअल्स वर्क करता है पार्ट ईयर एक्सपेंस के केस में, वो ये केस है कि एनी का रेंट जो है 2400 रुपया है फॉर डॉलर्स है फॉर 12 मंथ्स। रेंट का पीरियड, अगर मैं रेंट पीरियड देखूं ना इस वाले केस में, तो रेंट पीरियड जो है मेरा दैट इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ये मेरा रेंट पीरियड है। बट मेरा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो मेरा जा रहा है इस वाले केस में, दैट इज ऑन 30th सितंबर, एंड्स ऑन 30 सितंबर। ठीक है, तो यानी कि ईयर 1 से सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स बिलोंग करते हैं। है ना, हम यही बात करेंगे। तो अगर इसका एक्सपेंस देखा जाए, एक्सपेंस फॉर ईयर 1, तो 2400 इंटू 9/12 में ऐसा बोल सकती हूँ, विच इज 1800। ठीक है, अभी मैंने इसको नहीं पढ़ा, हमने बस ये इससे रिलेटेड पढ़ा। बट अभी उसने पे कितना किया है, ऑलरेडी उसने पे किया है 1000, तो रेंट एक्सपेंस टू बैंक पे किया है, तो वो तो सिंपल सी एग्जांपल है। अब मैंने इतना पे कर दिया, तो एक्रूअल कितना होएगा? टोटल बैठता था 1800 और उसमें से 1000 मैंने पे कर दिया, तो 800 मेरा एक्रूअल इसमें जो है बैठता है। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस टू एक्रूअल मेरी जो है एंट्री बैठेगी 800 के हिसाब से जो है बैठेगी। ठीक है, ये लाइक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के कारण ये ऐसे जा रहा है। तो आपको इसमें ना एक गोल्डन फॉर्मूला समझना है कि कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस को मैं कैसे करती होती हूँ। एक्सपेंस के लिए मुझे क्या करना है, कैश पेड जितना जा रहा है, प्लस अगर कोई क्लोजिंग एक्रूअल है, माइनस कोई ओपनिंग एक्रूअल है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, आपकी लाइफ जो है इजी है। ठीक है, ये बहुत ही लाइक इजी सी बात है। नाउ ये आपका अकाउंट्स है, अकाउंट्स आपको जैसे कि लाइक बनाने को आएगा तो नहीं, बट आपको उसकी प्लेसमेंट जो है पता होनी चाहिए कि अकाउंट जो है कैसे दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके लिए शॉर्टकट क्या है, 4 स्टेप्स तो आपको समझनी आनी चाहिए। पहली बात कि उस साल से रिलेटेड एक्सपेंस समझो, सिर्फ कैश के ऊपर फोकस नहीं करना। ओपनिंग अक्रूवल क्या है वो देखो, वो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस से आएगी। एंड देन फिर आइडेंटिफाई करो क्लोजिंग अक्रूवल को, ये क्या आएगा, करंट ईयर के एक्सपेंस से रिलेट करती है, बट वो अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। एंड देन फिर आपको यही फॉर्मूला जो मैंने लिख के दिया है कि एक्सपेंस इज इक्वल टू कैश पेड प्लस क्लोजिंग अप्रूवल माइनस ओपनिंग अप्रूवल। ये आपको ध्यान में लेके चलना है। ये अगर आपको पता चल गया, लाइफ आपकी इजी है। सो सी, लाइक जैसे कि ईयर एंड के लिए ईयर 2 का फाइनेंशियल पीरियड 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है, बल्कि रेंटल लीज पीरियड है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो उसने रेंट जो पे किया है, ये नेक्स्ट आगे आगे बढ़ गया। आप देखिए ईयर 2 आ चुका है, तो आप जर्नल एंट्री में पे कितना करी हूँ एंड बैंक कितना, बल्कि मेरे पास जो है पिछले साल का जो वो पड़ा था। ठीक है, तो रेंट जो है फर्स्ट ईयर जो है पे हो चुका होगा, ये भी हमने पे किया, ये भी हमने पे किया, तो पहले साल का नॉर्मली 1400 के पे होने से हो गया। तो अक्रूवल की एडजस्टमेंट भी हम साथ में रिवर्स करते होते हैं नेक्स्ट ईयर में आके। एंड देन फिर हमारा जितना पे हुआ है उसकी पे की एंट्री जो है डालते होते हैं। यही हमने करना है। एंड अब नेक्स्ट ईयर का अगर सपोज करो रेंट बढ़ गया है, जैसे अब इस वाले केस में ये बोल रहे हैं कि वो 2800 का हो गया, तो 9 मंथ्स कंसेप्ट तो यहीं पे चलेगा। तो 2100 उससे रिलेट चलता है, बाकी बचा हुआ क्या है, एक्रूअल है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट लेते हुए हमें आगे आगे बढ़ते हुए चलना है। नाउ कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रीपेमेंट।
देखिए, जिसको एक्रूअल समझ में आ गया, एक्रूअल्स के बाद प्रीपेमेंट का कंसेप्ट भी बिल्कुल वैसे ही चलता है, बस थोड़ा-सा लॉजिक्स जो है आगे अब बढ़ाने हैं। तो प्रीपेमेंट कब होता है? जब बिज़नेस जो है एक्सपेंस के लिए अभी पे कर रहा है, बट एक्सपेंस आर रिलेटिंग टू द फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि पे नाउ यूज़ लेटर। ठीक है? प्रीपेमेंट के केस में क्या है? पे नाउ यूज़ लेटर, ये केस चलेगा। तो ये क्या है? प्रीपेमेंट। प्रीपेमेंट क्या है? करंट एसेट, ठीक है? शोन एज, वैसे तो करंट एसेट, एज अ एसेट मैं इसमें जो है दिखाऊंगी, बिकॉज बिजनेस ने ऑलरेडी इसके लिए पे कर दिया है, बट अभी इसके लिए जो बेनिफिट है वो बिजनेस ने रिसीव नहीं किया है। मैम प्रीपेमेंट चाहिए क्यों, ये भी आप हमें बता दीजिए। पहले इतनी बात समझते हैं इसको। नॉर्मली क्या होता है, इनवॉइस आता है, हम पेमेंट करते हैं, देन एक्सपेंस जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, बट कई बार बिजनेस एडवांस में ही पेमेंट कर देते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हम इकट्ठे ही पे कर देते हैं। जैसे कि मैंने 1 अक्टूबर से 30 सितंबर की इंश्योरेंस इकट्ठे पे कर दिया, और मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड है जून का। ठीक है, तो मेरा बेसिकली वो इस साल का भी डेटा उसमें जा रहा है, नेक्स्ट ईयर का भी कुछ पेमेंट हो रहा है। तो मैं पूरा पूरा 12,000 इस साल में नहीं डाल सकती ना, मुझे इस साल से रिलेटेड पोर्शन ही इस साल के खर्चे में जाना है, और बाकी सारा रिलेटेड अमाउंट जो होगा वो मेरे लिए प्री पेमेंट होगा। यही हमें समझ के चलना है। अब इसी को इस एग्जांपल से समझते हैं। डीपी की ज्वेलरी रेंट्स अ वर्कशॉप एंड पे रेंट क्वार्टरली इन एडवांस। तो मैं रेंट क्वार्टरली एडवांस में दे रही हूँ, दैट मीन्स की पेमेंट जो है फर्स्ट डे ऑफ ईच रेंटल पीरियड, मतलब हर क्वार्टर एंड के स्टार्टिंग में ही हम पेमेंट दे रहे हैं। स्कूल की फीस भी ऐसी होती है, हम एडवांस में देते हैं। So yes, the payment of rental expense for the next 3 months. The business started renting the workshop on 1st June. So for the following invoices for the rent have been received and paid. तो कैसे आते हैं? पीरियड इनवॉइस रिलेटिंग टू, जैसे कि जून से अगस्त का जून को ही कर दिया, दिसंबर से फरवरी का 1 दिसंबर को कर दिया। तो देखिए हम टोटल पेमेंट अगर हम देख रहे हैं तो कितना पेमेंट करें? 3600। ये 3600 की पेमेंट जो है हमने 2022 में की है, बट ये पूरा का पूरा 3600 2022 से रिलेट नहीं करता है। जो दिसंबर में हम पेमेंट कर रहे हैं ना, ये जो लास्ट पेमेंट है इसमें दिसंबर प्लस जैन प्लस फेब 3 महीने इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो जनवरी एंड फरवरी 2023 के हैं, यानी कि फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं। तो मैं पूरा पूरा 3600 जो है एज ए एक्सपेंस नहीं कर सकती, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी पेमेंट जो है वो 2023 से रिलेट करती है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ऐसे करूंगी तो फिर 2020 के एक्सपेंस जो है वो ओवर स्टेटेड हो जाएंगे और प्रॉफिट जो है अंडर स्टेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए फ्यूचर पीरियड के पोर्शन को मुझे हटाना पड़ेगा एक्सपेंसेस में से, एंड उसको एज ए एसेट जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब कि उसी टाइम पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंस को दिखाऊं, एंड लाइक बाकी जो है वो निकाल दूं। यही हमें करके चलना है। तो ये 3600 जो हमने किया है ये इस टाइम पीरियड से रिलेट है, बट कुछ पेमेंट बाद की है तो वो मुझे एज अ रेंट एक्सपेंस में से हटानी पड़ेगी, अदरवाइज ये ओवरस्टेट होगा। तो ये जो रिडक्शन जो है कर रहे हैं एक्सपेंस में, दैट रिडक्शन इज प्री पेमेंट। ठीक है, दैट रिडक्शन इज प्री पेमेंट। हमें वही करके चलना है। सपोज अगर प्रीपेमेंट 800 की अमाउंट की है बाय चांस, तो प्रीपेमेंट टू एक्सपेंस में ये करूंगी। डेबिट जब मैं प्रीपेमेंट को करती हूँ तो मैं एसेट क्रिएट कर रही हूँ, और क्रेडिट जब एक्सपेंस कर रही हूँ तो जो P&L में वो एक्सपेंस चार्ज हुआ है वो मैं हटा रही हूँ। तो प्रीपेमेंट से क्या होगा, अगर प्रीपेमेंट की बात करूंगी तो प्रीपेमेंट से क्या होने वाला है मैम? प्रीपेमेंट से होगा क्या, एक तो हम एसेट जो है क्रिएट होगा, ठीक है, प्लस उसके अलावा रिडक्शन इन करंट ईयर एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारे पास प्री पेमेंट के केस में जो है लाइक एंट्रीज जो है चलती हैं। अब इसी को एंट्री को तो देखो हमें समझना है, अब वो हम समझेंगे कैसे? मैम समझेंगे हम विद द हेल्प ऑफ हमारी एक एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन। देखिए मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? जून में, और डेट्स का प्लीज ध्यान में रखना है। अकाउंटिंग ईयर एंड जून में हो रहा है। इंश्योरेंस ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। तो इंश्योरेंस जो है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, एंड इंश्योरेंस जो हो रही है वो एडवांस में हम पे करें, यानी कि 1 अक्टूबर को 1200 पे करें 2025 को, एंड 1 अक्टूबर 2026 को 1800 पे करें, मे भी बढ़ गया है प्राइस। ठीक है,
अब अगर मैं इंश्योरेंस एक्सपेंस मुझे निकालना है ईयर एंड 30 जून 2027। अब आप ये मत कहना मैम तीसरा साल आ गया। आपका जो साल स्टार्ट होगा 1 जुलाई से 30 जून तक होगा। ठीक है, 1 जुलाई से जून जुलाई है ना, 1 जुलाई से 30 जून तक ऐसे चलेगा। पहले ये मेरा लाइक 1 जुलाई 25 से 26 एंड ये 26 से ऐसे। अब इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये ऐसे है। तो ये ईयर एंड आपको समझ में आने चाहिए। तो मैंने कब कब पेमेंट किया और इंश्योरेंस का एक्सपेंस कैसे होगा, ये टाइमलाइन आप ड्रॉ करके चल सकते हैं। 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027। ठीक है, ये आपका जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड का इन्होंने जो है डेटा मांगा है। ठीक, अब इंश्योरेंस का पीरियड तो क्या है, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 1200 वाली का, और 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है 1800 वाले का। यानी कि 2027 वाली जो अकाउंटिंग है उसमें कुछ इंश्योरेंस है, वो दो पीरियड से आ रही है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेरा काम होगा एक्सपेंस की कैलकुलेशन का। ठीक है, पहला काम एक्सपेंस की कैलकुलेशन, यानी कि जुलाई से सितंबर 26 तक के एक्सपेंस जो है मैं कैलकुलेट करूंगी, वो मुझे कैलकुलेट करने हैं। तो वो 3 महीने कैसे आएंगे, 1200 वाले की पेमेंट में से आएंगे। तो 1200 इंटू 3/12, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर से जून 9 महीने मैं यहां से निकालूंगी 1800 वाले पोर्शन में। एंड इस पूरे साल का एक्सपेंस कितना बैठता है, 1650। ठीक है, महीने कैलकुलेशन में लेके आओ। अब मैम ये 1650 बैठता है। देखिए मेरे पास जो पेमेंट गई है वो पेमेंट तो हमने 1800 की है, बट आप एक्सपेंस कह रहे हो 1650 का। तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग 450? जो हमारा पेमेंट है ना 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2027 का है, बट मेरा ईयर एंड जून 27 में हो रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्या है, नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 1800 इंटू 3/12 दैट विल बी 450। तो ये जो 450 है दैट इज अ प्री पेमेंट, और ये इसको मैं क्या करूंगी, एज अ करंट एसेट दिखाऊंगी। ठीक है, इसको एज अ मैं करंट एसेट दिखाऊंगी। तो मैम ये प्री पेमेंट एसिड की है। लॉजिकली सोचो ना, बिजनेस ने ऑलरेडी $450 $450 दे दिए, बट इंश्योरेंस का बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। तो बिजनेस के पास कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, तो वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो वो प्री पेमेंट है, एज एसिड होगा। बिकॉज वी आर रिमूविंग 450 फ्रॉम द करंट ईयर एक्सपेंस, एक्सपेंस मेरा कम होगा, प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा, एंड ये मेरे पास जो है एंट्री होगी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। एक्रूअल मीन्स की ओ मनी, then that means it's a liability, prepayment means कि फ्यूचर का बेनिफिट हमारा लाइक रहता है देना, तो दैट्स इज अ एसेट। ठीक है, तो अगर दोनों की एंट्रीज में देखा जाए तो एक्रूअल्स के केस में मेरे पास क्या आता है, एक तो लायबिलिटी आएगी और प्रीपेमेंट के केस में एसेट आएगा। एक्रूअल्स इज एक्सपेंस नाउ पे लेटर, प्रीपेमेंट इज पे नाउ एक्सपेंस लेटर। इफेक्ट क्या है, एक्रूअल से एक्सपेंस बढ़ेगा एंड प्रीपेमेंट से एक्सपेंस कम होगा। एंड एक्रूअल्स के केस में एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है, तो एक्सपेंस डेबिट टू क्रिएट क्रेडिट एक्रूअल्स, क्योंकि वो लायबिलिटी है। एंड प्रीपेमेंट मेरे लिए एसेट है, तो एसेट प्रीपेमेंट दिखाऊंगी, एंड एक्सपेंस को कम करूंगी तो एक्सपेंस को क्रेडिट करूंगी। ये आपको समझना होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारी इसमें जो है लाइक एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट्स हैं। नाउ मैम अकाउंटिंग फॉर प्रीपेमेंट, ये भी आप बता दीजिए कुछ इजी सी लैंग्वेज में, बिल्कुल इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में, अकाउंटिंग फॉर प्रीपेमेंट्स। सो प्रीपेमेंट्स की अकाउंटिंग के ऊपर मैं बात करूं तो यहाँ पर ना हमारे पास मेन दो बातें हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रीपेमेंट को ईयर एंड पे क्रिएट करोगे, एंड देन उसके बाद हमारे पास दूसरा एरिया क्या होता है कि रिवर्स करो प्रीपेमेंट को अगले अकाउंटिंग ईयर में। तो बेसिकली ये आइडिया वही है कि अगर बाय चांस कि कोई भी एक्सपेंस पे हो गया है या रिकॉर्ड हो गया अभी, बट वो रिलेट करता है फ्यूचर से, तो आपको जो है फ्यूचर पोर्शन को जो है अपने करंट ईयर से रिमूव करना है, हम यही समझते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक जो है हम समझेंगे कि ये इसको किया कैसे जाएगा। सो आप देखिए,
प्रीपेमेंट मींस के एक्सपेंस पे किया या रिकॉर्ड किया अभी, बट बेनिफिट जो है फ्यूचर के पीरियड से रिलेटेड है। तो प्रीपेमेंट जो है ये हमारे लिए है क्या, एक एसेट है। ठीक है, तो प्रीपेमेंट इज एसेट फॉर अस। अब ये क्यों है, क्योंकि बिजनेस ने ऑलरेडी पे कर दिया पैसा, बट इसका बेनिफिट जो है हमें फ्यूचर में आने वाला है। ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा, हम इसको समझ के चलेंगे। देखिए आपको, देखिए प्री पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर दो एंट्रीज है प्री पेमेंट की, अभी नहीं किया गया रिकॉर्ड के एक्सपेंस को और प्री पेमेंट यानी कि एसेट को जो कर दिया। तो आपको एक बात समझनी है कि इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी एक्सपेंस की बुकिंग को लेके। कि सपोज करो जैसे डीपीकी का एक क्वेश्चन था हमारे पास, तो उसने 1200 का रेंट दिया था, तो इनिशियली बिजनेस ने क्या किया होगा, रेंट टू बैंक। ठीक है भैया, जो भी इंडिविजुअल एक्सपेंस है टू बैंक या पेबल, अगर वो अभी पे नहीं किया गया, तो इससे हुआ क्या कि पूरा का पूरा 1200 जो है एज ए एक्सपेंस चला गया होगा। बट ईयर एंड में आपको पता चला कि इसकी कुछ ही ये हिस्सा है वो तो अगले साल से रिलेट है, तो इसको तो आपको हटाना है ना, दैट फ्यूचर पोर्शन को आपको हटाना है। तो आपको जो है ये जर्नल एंट्री में है कि एक्सपेंस हमने कैश, अभी कैश वाली चल के चल रहे हैं हम। अब जब मेरे को इसको हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इज प्री पेमेंट की क्रिएशन। तो सपोज करो कि उस 1200 में से 300 का पोर्शन जो था नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, तो आप प्री पेमेंट करोगे। प्री पेमेंट जो है एक हमारे लिए एसेट होता है, तो आपने एसेट बढ़ाया और एक्सपेंस कम किया, तो एसेट बढ़ा एक्सपेंस कम हुआ, एक्सपेंस कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। सो इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपको नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस को इस साल के P&L में नहीं दिखाना है। अब ये एक्सपेंस जो है रिकॉग्नाइज हो गया था एंड अभी तक इंकर नहीं हुआ था, तो इसीलिए हमने प्री पेमेंट को किया एंड एक्सपेंस को जो है कम किया। यही हम इसमें बता के चल रहे हैं। एंड इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो है हमारा बढ़ गया है, एक्सपेंस कम हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ेगा एंड देन फिर नेट एसेट जो है वो भी मेरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एसेट बढ़े हैं तो बिजनेस के नेट एसेट भी जो है बढ़ेंगे। अब मैम फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, देखिए जब बिजनेस एक्चुअली उस सर्विस को यूज कर रहा है तो प्रीपेमेंट अब मेरे लिए एज ए एसेट नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा जो प्रीवियस पीरियड में आपने की थी। तो अगर आप मेरी रिवर्सल की, मैम रिवर्सल की एंट्री बता दो, तो रिवर्सल की एंट्री क्या होगी, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रीपेमेंट, ये आपके रिवर्सल की एंट्री होगी। इससे क्या होगा, इससे मेरा इंक्रीज हो जाएगा, इससे होगा क्या, एक्सपेंस जो होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड मेरी प्रीपेमेंट कम हो जाएगी, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यही हमारे इस केस में होता है। तो इंडिविजुअल एक्सपेंस टू प्रीपेमेंट, एडजस्टमेंट का इफेक्ट, इफेक्ट्स आपको सारे जो है क्लियर होने चाहिए। इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। बस अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, टफ कुछ भी नहीं है। नाउ मूविंग हेड, इसी को ही हम डीपीक्यू की एग्जांपल से देखते हैं। डीपीक्यू क्या करता है, पेज रेंट ऑफ वन ऑफ इट शॉप क्वार्टरली इन एडवांस, तो एडवांस में रेंट दे रहा है एंड दिस मींस दैट द पेमेंट इज मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच रेंटल पीरियड एंड हैज अ करंट ईयर एंड ऑफ 31st दिसंबर। मेरा ईयर एंड क्या है, 31st दिसंबर है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, 3600 की टोटल पेमेंट अगर हमारी जा रही है और 1200 की मेरी लास्ट पेमेंट है, बट इसमें मेरे पास क्या है, मेरा ईयर एंड तो दिसंबर है, बट जनवरी एंड फेब की पेमेंट भी यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं ये 1200 की पेमेंट में जनवरी और फरवरी जो कि मेरी नेक्स्ट ईयर से है, दीज आर नेक्स्ट ईयर की पेमेंट। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब मैं 1200 डिवाइडेड बाय 3 करूं, 1200 डिवाइडेड बाय 3 करूं, 3 4 दा 12 एंड अगर लाइक 400 इंटू 2 करूं, दैट इज मेरा 800, दैट इज मेरा प्रीपेमेंट। ठीक है, क्लोजिंग प्रीपेमेंट मेरी यही है। तो अगर मुझे इसके लिए एंट्रीज का समझना पड़ेगा कि ये एंट्रीज का इफेक्ट क्या होगा, मैंने 3600 पूरा पे किया है जून तक का एंड इसमें से कुछ पेमेंट जो है जो कि मेरे इस साल के रेंट एक्सपेंस में नहीं आनी चाहिए ताकि वो ओवरस्टेटेड ना हो, तो मैं क्या करूंगी, प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट करूंगी, वो 2 महीने यानी कि जनवरी और फरवरी। तो ये 1200 टोटल हमने पे किया हुआ था एंड इसमें से जनवरी और फरवरी का प्री पेमेंट है, तो 1 महीने की 400 बैठती है जैसे कि मैंने आपको बताया, और 2 महीने की कितनी बैठती है, 800 की। तो ये 800 की पेमेंट जो है मेरी प्री पेमेंट है। तो मुझे इसके लिए एंट्रीज कैसे करनी पड़ेगी, देखिए ओरिजिनल पेमेंट मेरी रेंट एक्सपेंस टू बैंक 1200 के हिसाब से हुई होगी। ठीक है, बट दिस इंक्लूड्स
ठीक है, 800 का प्री पेमेंट है, तो यस प्री पेमेंट टू रेंट एक्सपेंस मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्रिएट करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, करंट ईयर का रेंट एक्सपेंस, सो विद दिस 3600 माइनस 800 यानी कि 2400, सॉरी 2800 जो है हो गया होगा। ठीक है, इससे हमारा इस साल का करंट ईयर एक्सपेंस जो है ऐसा बन गया होगा। ठीक है, देखिए पी एंड एल में 2800 गया, चेक कर लीजिए, क्योंकि 7 4 28 है, 7 महीने। ठीक है, तो करंट रेंट एक्सपेंस अगर आप कोई मुझसे पूछे इसी वाले क्वेश्चन का, रेंट एक्सपेंस इस साल का 2800 है, 800 जो है मेरी प्री पेमेंट है जो कि एज अ करंट एसेट है। ठीक है, मेरे आप लेजर में आप ये देख सकते हो। अब इसी को ही ना ओपनिंग बैलेंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट ना यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। सपोज करो स्टार्ट ऑफ द ईयर में मेरे पास ऑलरेडी एक प्री पेमेंट पड़ी है, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस पे किया है एंड पेमेंट ऑन दैट डेट प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 अगस्त। ठीक है, 1 सितंबर को हमने 4875 की पेमेंट की है एंड करंट ईयर एंड मेरे पास क्या है, दिसंबर। सितंबर को भी गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने हो गए। ठीक है, यानी कि मेरे पास 8 महीने की जो पेमेंट है दैट इज प्री पेमेंट। ठीक है, सितंबर टू दिसंबर कवर एंड जनवरी ऑनवर्ड्स 8 मंथ्स प्री पेमेंट। ठीक है, तो ये 2880 निकल आया। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, बेसिकली एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑलरेडी मेरे पास एक 2880 की प्री पेमेंट है, मतलब कि कुछ एक्सपेंस जो है प्रीवियस ईयर में पे किया गया था बट वो इस साल से रिलेट करता है। तो ये वही है, अब ये पीछे से स्टार्ट होता हुआ आ रहा है, तो यानी कि मुझे क्या करनी है, रिवर्सल करनी है ना ओपनिंग प्री पेमेंट की। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस टू प्री पेमेंट 2880 की ये एंट्री मेरी जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास पहले जो एंट्री आई है, ठीक है, ईयर एंड में हमने पूरी की पूरी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री प्री पेमेंट जो है हम एसेट जो है करेंगे। ठीक है, पहले ये एंट्री आएगी और नेक्स्ट ईयर में जाके उसकी रिवर्सल होगी। ठीक है, अब तब तक की इंकर हो गए होंगे, पहले प्री पेमेंट ये पिछले साल क्रिएट किया गया होगा और ईयर एंड के बाद इसकी हम जो एडजस्टमेंट करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस टू प्री पेमेंट। ठीक है, ये हमने एंट्री करनी है और फिर बोल रहे हैं कि 1 सितंबर को आप जो है 4875 की पेमेंट कवर पे कर रहे हो। तो जब पे कर रहे हो तो पे करने में क्या होगा, टू बैंक, जितना पे कर रहे हो वो तो बैंक वाली पूरी की पूरी अमाउंट आएगी, ये हमें करके चलना है। अब नेक्स्ट बात आ रही है कि 2022 का एंड हो रहा है, अब मुझे पता है कि ये सारे के सारे खर्चे इस साल से रिलेट नहीं है, तो प्री पेमेंट भी मुझे निकालना पड़ेगा। अब मुझे ये निकालना है कि कितना मतलब इसमें प्री पेमेंट आता है। तो यस 4875 की जो इंश्योरेंस कवरिंग थी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक की थी। अब इस 12 महीने में से 8 महीने यानी कि जनवरी से अगस्त जो है वो इस साल से रिलेट नहीं करते हैं, तो 8 महीने का यहाँ पर प्रीपेमेंट फिर से निकल आया आगे आगे, क्योंकि 4 महीने का इस साल से रिलेट कर रहा है। तो ये 3250 मेरी क्लोजिंग प्रीपेमेंट है, तो प्रीपेमेंट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस मेरी एंट्री आ जाएगी। दिस इज मेरी क्लोजिंग प्रीपेमेंट। ठीक है, क्लोजिंग प्रीपेमेंट की मेरी जो है एंट्री है ये। सो यू कैन हैव अ लुक। टफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस एंट्रीज की एडजस्टमेंट हमें पता होनी चाहिए कि क्लोजिंग प्रीपेमेंट क्या है, ओपनिंग प्रीपेमेंट क्या है, एडजस्टमेंट्स क्या होंगी, किस तरीके से होंगी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अब इस वाले केस में आपको एक बात समझ नहीं है, ठीक है, कि आपके पास, ठीक है, लाइक इस वाले केस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रीपेमेंट के केस में हमें कैसे करना है, कि एक्सपेंस इज इक्वल टू कैश पेड प्लस ओपनिंग प्रीपेमेंट। ठीक है, अगर मेरे को एक्सपेंस की बात करनी है, एक्सपेंस इज इक्वल टू कैश पेड, ठीक है, प्लस ओपनिंग प्रीपेमेंट।
लेस मेरा क्लोजिंग प्रीपेमेंट, ये मेरी एंट्री होगी। और अगर बाय चांस इसमें एक्रूअल भी इन्वॉल्व हो तो ठीक है, तो फिर क्या होगा, मैं उसमें भी कंबाइंड लेवल पे फॉर्मूला दे देती हूँ, कैश पेड, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ओपनिंग एक्रूअल माइनस क्लोजिंग एक्रूअल, ठीक है, प्लस ओपनिंग प्रीपेमेंट लेस क्लोजिंग प्रीपेमेंट, ये मेरी एंट्री होगी। ठीक है, ये मेरी एंट्रीज है। So yes, you can have a look. तो अगर इसी वाले एग्जांपल में लगाएंगे कैश पेड, ओपनिंग, क्लोजिंग, इनकी एंट्रीज हमारे पास हैं। ठीक है, तो एक्रूअल और प्रीपेमेंट में डिफरेंस, एक्रूअल्स क्या होते हैं, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, प्रीपेमेंट एक्सपेंस पेड बट एक्सपेंस नॉट येट इनकर्ड। अब यानी कि एक्रूअल यूज नाउ पे लेटर, प्रीपेमेंट पे नाउ यूज लेटर। ठीक है, और इस वाले केस में जो एक्रूअल्स होते हैं मेरे लिए लायबिलिटी होती है, प्रीपेमेंट मेरे लिए एसेट होते हैं। ईयर एंड एडजस्टमेंट के एक्सपेंस से मैं अगर बात करूंगी, एक्सपेंस जो है मुझे बढ़ाना है एंड प्रीपेमेंट को मैं एक्सपेंस जो है मुझे कम करना है। तो एक्सपेंस टू एक्रूअल मेरी क्रिएशन की एंट्री होती है, और प्रीपेमेंट के केसेस में प्रीपेमेंट टू एक्सपेंस मेरी उसकी क्रिएशन की एंट्री होती है, और रिवर्सल में मैं उल्टा जो है कर देती हूँ। यही आपको जो है पता होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है देन योर वर्क इज डन। ठीक है, बेसिक्स क्लियर है देन सब कुछ डन है, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ अब ये तो होगी मैम इसकी बात, एक्रूअल्स वगैरह की बात। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मैम, एक्रूड एंड डेफर्ड इनकम के बारे में भी बता दीजिए। अब आपको एक्सपेंसेस से इनकम की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। अब यानी कि इसमें सिंपल सी बहुत बात है, इनकम अर्नड नाउ बट रिसीव लेटर। तो उस वाले केस में क्या आएगा, एक्रूड इनकम रिसीव नाउ बट अर्न लेटर। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। अब इसी को एक्रूड और डेफर्ड इनकम के कंसेप्ट को हम जो है समझते हैं डिटेल में। सो एक्रूड इनकम क्या है कि इनकम हमने अर्न करी है बट बिजनेस ने अभी पैसा रिसीव नहीं किया है या फिर इनवॉइस नहीं किया है कस्टमर को। अर्न नाउ रिसीव लेटर, जैसे कि सपोज करो कि मैंने एक सर्विस दे दी है 5,000 की दिसंबर में, एंड कस्टमर जो है मुझे जनवरी में पे करेगा। 31 दिसंबर को बिजनेस ने ऑलरेडी अर्न कर लिया 5,000 का, तो वो मेरे पीएनएल में इनकम जानी चाहिए और एक्रूड इनकम एज ए एसिड जाना चाहिए। एसिड क्यों जाना चाहिए, बिकॉज आई हैव अ राइट टू रिसीव द मनी फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, तो एक्रूड इनकम टू इनकम मेरी एंट्री जानी चाहिए। अब मैं इसको रिकॉग्नाइज करती क्यों, बिकॉज ऑफ द एक्रूअल कंसेप्ट। मैं कैश की वेट नहीं करूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा कि लाइक कैश आया या नहीं, बल्कि मैं ये पूछूंगी कि अच्छा क्या मैंने इनकम अर्न कर लिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर हाँ, तो उसको उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इवन तो कस्टमर ने अभी पे नहीं किया है। इनकम जो है करंट ईयर से रिलेट करती है। दूसरा कंसेप्ट मेरे पास आता है डेफर्ड इनकम का। डेफर्ड इनकम मींस कि बिजनेस ने पैसा रिसीव कर लिया है बट अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है इनकम को, यानी कि रिसीव नाउ पे लेटर अर्न लेटर। तो जैसे सपोज करो कि कंपनी है, कंपनी को सपोज 12,000 रुपए मिल रहे हैं 1 दिसंबर को 12 महीने की सर्विसेज के। ईयर एंड में तो सिर्फ एक ही महीने की सर्विस हमने दी है ना, तो वो 1000 है वही दिसंबर से रिलेट करता है, उसी साल से रिलेट वही करता है। बाकी बचा हुआ जो है वो फ्यूचर पीरियड से रिलेट करता है। तो मेरे को क्या करना है, इनकम को रिकॉग्नाइज करना है पीएनएल में, डेफर्ड इनकम मेरे लिए एज अ लायबिलिटी आएगी।
डेफर्ड इनकम लायबिलिटी क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज अगर कंपनी ने ऑलरेडी कस्टमर का पैसा ले लिया है एंड इट हैज टू प्रोवाइड दैट सर्विस, तो कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कस्टमर के लिए। तो दैट मीन्स डेफर्ड इनकम क्या है हमारे लिए? एज अ लायबिलिटी की तरह वर्क करती है। ठीक है, डेफर्ड इनकम एज अ लायबिलिटी की तरह वर्क करती है। तो अब कैसे करूंगी? इनकम टू डेफर्ड इनकम मेरी एंट्री होती है जब कभी भी मुझे डेफर्ड इनकम दिखानी होती है। तो अब पहले दोनों में फिर से एक बार डिफरेंस समझ लीजिए, एक्रूड इनकम और डेफर्ड इनकम का। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, दैट इज मेरे लिए अक्रूड इनकम। इनकम रिसीव बट अभी अर्न नहीं हुआ, डेफर्ड इनकम। ठीक है, मतलब अब इसमें जो एक्रूड इनकम होता है, मैंने पहले अर्न कर लिया बट पैसे बाद में आएंगे। जैसे होता है ना कि मैंने आपको पढ़ा दिया बट आप पैसे फीस बाद में दोगे। डेफर्ड इनकम के केस में क्या होता है? पहले पैसे ले लिए और काम बाद में होगा। एंड दैट्स व्हाई एक्रूड इनकम इनकम इन एरियर्स भी होता है और डेफर्ड इनकम इनकम इन एडवांस भी कहलाता है। तो जब मैंने पहले आउटस्टैंडिंग चल रहा है इनकम, तो वो मेरे लिए एसेट है, और अगर इनकम पहले ले लिए तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। तो इसीलिए पीएनएल पे इफेक्ट पे क्या करना पड़ेगा? एसेट वाला केस में इनकम को बढ़ाना पड़ेगा और डेफर्ड इनकम के केस में इनकम को कम करना पड़ेगा। ये मेरी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, एडजस्टमेंट मुझे करके चलनी है। ठीक है, डेफर्ड इनकम लायबिलिटी होती है। ठीक है, देखिए एक्रूड इनकम एसेट होता है बिकॉज पेमेंट को लेके। तो इसकी अगर मैं एंट्रीज की लेके बात करूं तो मैम इसकी एंट्रीज कैसे होंगी, अकाउंटिंग कैसे होगा? तो इसके पीछे का कोर आइडिया आपको समझना है कि इसकी इनकम अर्न हुआ है करंट ईयर में बट कैश नहीं आया है, अर्न नाउ रिसीव लेटर, तो एक्रूड इनकम है। तो एक्रूड इनकम जैसे सपोज करो कि बिजनेस ने 3,000 की रेंटम इनकम दिसंबर में ले लिया है बट टेनेंट जो है जनवरी में देगा, तो यस बिजनेस ने ऑलरेडी रेंट दे दिया है, सर्विस दे दी है, तो 3,000 जो है वो इस साल से रिलेट करता है, तो वो इसी साल की इनकम में आना चाहिए। तो इनकम पीएनएल में आएगी, एक्रूड इनकम एज ए एसेट जाएगा। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? एक्रूड इनकम टू इनकम मेरी एंट्री जो है पास होगी। ठीक है, पैसे चाहे नहीं आए, एक्रूड इनकम मींस की इनकम बना रहे हो, एसेट बना रहे हो, बिकॉज मनी ऑन टू द बिजनेस। इनकम दिखाओगे, इनकम रिलेट करोगे उसी साल से। इससे देखो मैं इनकम दिखा रही हूं तो मेरे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा? इनकम बढ़ेगी। ठीक है, इंक्रीज इनकम, तो उससे क्या होगा? मेरा प्रॉफिट भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मेरा प्रॉफिट भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो यही हमें करना है, एक्रूड इनकम मेरा प्रॉफिट बढ़ाता है और फिर उसी से मेरा नेट एसेट भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मेरा एसेट जो है बढ़ता है। ठीक है, एसेट जो बढ़ता है, तो नेट एसेट क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी, तो वो यही होगा, मेरा एसेट जो है बढ़ाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ गया, नेट एसेट बढ़ गया, दोनों बढ़ गए मेरे। फिर अब मैम नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? देखिए इवेंचुअली बिजनेस के पास पैसा आ जाएगा बट इनकम ऑलरेडी हमने रिकॉग्नाइज कर ली थी प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगी? उसको रिवर्स करूंगी। रिवर्स करने के लिए मेरे पास क्या आती है? रिवर्सल की एंट्री। ठीक है, रिवर्सल की एंट्री क्या करेंगे? इनकम टू एक्रूड इनकम, ये मेरी एंट्री जो है जाएगी। इससे क्या होगा? इनकम जो है इनकम रिड्यूस, ठीक है, और एक्रूड इनकम रिमूव हो जाएगी। ये मेरा इफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आप, फिर अब रिवर्सल हो गया, अब एक्चुअल में जब पेमेंट आई है उसकी भी एंट्री करनी है। तो बैंक पैसा आ रहा है तो डेबिट, एंड इनकम है वो मेरी क्रेडिट होती है। तो यही हमें समझना है। रिवर्स क्यों करते हैं? बिकॉज ईयर वन में बिजनेस ने उसको अर्न किया था बट रिसीव नहीं किया था, तो मैंने उसको एक्रूड इनकम टू इनकम एंट्री कर दी थी। अब ईयर टू में वो रिसीव हो गई है तो आप इसको बैंक टू इनकम जो है रिकॉर्ड कर दोगे, और अगर आप इसको रिवर्स नहीं करोगे तो इनकम जो है दो बार रिकॉग्नाइज हो जाएगी। देखो अगर एक्रूड इनकम टू इनकम पहले साल में किया और दूसरे साल में बैंक टू इनकम किया तो दो बार रिकॉर्ड हो गया ना। तो पहले वाले को अगर रिवर्स करके चलोगे एंड एक्चुअल रिसिप्ट दिखाओगे तभी आपका चलेगा। तो पूरा फ्लो क्या है? पहले ईयर वन में पहले इनकम अर्न बट नॉट रिसीव यानी कि एक्रूड इनकम की एंट्री डालेंगे, एंड देन नेक्स्ट फिर जब नेक्स्ट ईयर में पहले हम रिवर्सल करेंगे, फिर उसके बाद कैश की एंट्री जो है करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ये 3 स्टेप अप्रोच जो है आपको लेके चलती है।
ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं डेफर्ड इनकम की एंट्री की। मैम डेफर्ड इनकम भी बता दीजिए। अब यानी कि आप इनकम रिसीव इन एडवांस की बात कर रहे हो, ठीक है। इनकम आप इनकम रिसीव इन एडवांस की बात कर रहे हो यहाँ पर। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की बात जब हम करेंगे तो उसमें मेरे पास कैसी एंट्रीज होनी चाहिए? कैश रिसीव अब कर लिया और इनकम जो है दैट बिलोंग्स टू फ्यूचर पीरियड, दैट इज द डेफर्ड इनकम। तो रिसीव नाउ अर्न लेटर डेफर्ड इनकम है एंड यस बिजनेस ने अभी सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो डेफर्ड इनकम क्या होगी हमारे लिए? एज अ लायबिलिटी होगी। ठीक है, एज अ लायबिलिटी होगी। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पैसे आ गए हैं तो बैंक टू रेंटल इनकम मेरी एंट्री करेंगे या बैंक टू रेवेन्यू जो मेरी आएगी एंट्री करने की होगी। क्यों? क्योंकि बैंक ने मतलब कैश रिसीव हो गया तो मुझे इसको देखना पड़ेगा। अब मुझे अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि ये सारा इसी साल से रिलेट करता है और अगर कुछ और से रिलेट करता है तो वो उसको डेफर करेंगे। फिर डेफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज जितना भी मैंने रिसीव किया उसमें से कुछ पोर्शन जो है लाइक नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है तो उसको इस साल की इनकम से रिमूव करना है। तो इस साल की इनकम से रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनकम को डेबिट करना पड़ेगा एंड क्रेडिट करना पड़ेगा डेफर्ड इनकम एज अ लायबिलिटी। तो इससे इफेक्ट क्या होगा? मेरा इनकम जो होगा, ठीक है, इनकम मेरा रिड्यूस हो जाएगा। इनकम कम होगा तो मेरा प्रॉफिट जो है वो भी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरी लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी एंड फिर उसके बाद मेरे नेट एसेट जो है कम हो जाएंगे। इसका ये इफेक्ट होगा। प्रॉफिट क्यों होने वाला है कम? बिकॉज वी शुड नॉट जनरेट नेक्स्ट ईयर का इनकम इस साल के P&L में, इसीलिए प्रॉफिट जो है कम होता है। फिर अब आप मैम ये डेफर्ड इनकम जो है ये लायबिलिटी क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इमेजिन करो आपने 12,000 कस्टमर से आज ले लिए बट सर्विस जो है आप नेक्स्ट ईयर में दोगे। तो आपके पास पैसे हैं बट आपने कस्टमर को सर्विस देनी है ना, तो ये कस्टमर कहेगा या तो सर्विस दो या पैसे वापस दो, फ्यूचर में तब तक ही हो सकता है। तो डेफर्ड इनकम इसलिए हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है। अब इसके बाद मैम नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? ठीक है, आगे टाइम बीतता जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? देखिए बिजनेस ने एक्चुअली वो सर्विस प्रोवाइड कर दिया तो डेफर्ड इनकम अब इनकम अर्न बन जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रिवर्सल की एंट्री करोगे। तो यस रिवर्सल की एंट्री क्या होगी? डेफर्ड इनकम टू रेंटल इनकम। तो इनकम या रेंटल जो भी होने वाला है वो मैं एंट्री करूंगी। ये आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो इससे इफेक्ट क्या होगा कि आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी और इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए इफेक्ट आप जो है देख सकते हो बिकॉज इनकम अब जो है अर्न हो चुकी है। ठीक है, इनकम जो है अर्न हो चुकी है। अब इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। डीएचएस की दो प्रॉपर्टी हैं, ईयर एंड है 30 जून 2026। ठीक, दो सिचुएशन है, एक प्रॉपर्टी वन है एक प्रॉपर्टी टू है। आप देखोगे दोनों प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वन एंड प्रॉपर्टी टू, यहाँ पर रेंट एडवांस में ले रहे हैं, यहाँ पर रेंट में एरियर्स में ले रही हूँ। यहाँ पर रेंट है 5400 पर क्वार्टर और यहाँ पर रेंट है 3600 पर क्वार्टर। एंड यहाँ पर 1 मई से 31 जुलाई का जो है मैं लेके चल रही हूँ एंड यहाँ पर एडवांस में लेके चल रही हूँ और यहाँ पर जो है लाइक लास्ट जो है 30 अप्रैल तक था। ठीक है, और ये 3600 का है। तो अब दोनों को ध्यान से समझते हैं। प्रॉपर्टी वन 5400 पर क्वार्टर एंड प्रॉपर्टी टू 3600 पर क्वार्टर। प्रॉपर्टी वन एडवांस में ले रहे हैं एंड प्रॉपर्टी टू का एरियर में चल रहे हैं। तो अब एडवांस वाला डेफर्ड इनकम है एंड प्रॉपर्टी टू वाला क्या है? एक्रूड इनकम है। ठीक है, ये एक्रूड है, ये डेफर्ड है। ये दो बातें हमें समझ के चलनी है, दोनों का ये चार्ट है। तो आप दोनों चीजों को ध्यान में समझिए। क्वार्टरली रेंट प्रॉपर्टी वन का जो है अगर मैं देखूं 1 मई से 31 जुलाई का रिसीव है बट मेरा ईयर एंड क्या है? जून में। तो यानी कि मई और जून जो है इस साल से रिलेट करते हैं एंड जो जुलाई की पेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है। तो 1 महीने का, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। तो मैं क्या करूंगी? डेफर्ड इनकम की कैलकुलेशन करूंगी 5400 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1800। ये मैंने 1 महीना एडवांस ले लिया, दैट इज अ लायबिलिटी फॉर मी। तो उसके लिए मैं एंट्री क्या करूंगी? पहले तो पैसे पूरे लिए हैं तो बैंक तो रेंटल इनकम पूरा पूरा दिखाऊंगी। ईयर एंड पे फिर जो एक्स्ट्रा पोर्शन है 1 महीने का उसके लिए डेफर्ड इनकम दिखाऊंगी, रेंटल इनकम तो डेफर्ड इनकम। ठीक है, ताकि मेरे पास इस साल की इनकम कितनी रह जाए? 5400 में से 1800 यानी कि 3600 रह जाए। ठीक,
अब अगले साल में क्या होगा, टाइम बीत गया, अर्न हो गया, तो अब मुझे डेफर्ड इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा, डेफर्ड इनकम टू रेंटल इनकम एंट्री करनी पड़ेगी। एंड सो ऑन विद प्रॉपर्टी टू। अब सिचुएशन उल्टी हो गई है, क्वार्टरली रेंट 3600 का है एंड 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक का मेरा चल रहा है, बट मेरा ईयर एंड क्या है, जून ही है। तो मई एंड जून 2 महीने का अभी अर्न हो गया, बट पैसे नहीं आए, दैट इज अक्रूड इनकम। तो मुझे 2 महीने निकालना पड़ेगा, 3600 इंटू 2/3, ठीक है, यानी कि 2400। 2400 के पैसे नहीं आए, दैट इज एसेट फॉर अस। तो मेरे को ईयर एंड पे एक्रूड इनकम टू रेंटल इनकम मुझे दिखाना पड़ेगा, यानी कि मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये इनकम तो मैं रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, बट कैश नहीं आया। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, पहले इसका उल्टा करूंगी, रेंटल इनकम टू एक्रूड इनकम पहले रिवर्सल करके, फिर एक्चुअल कैश जब आएगा बैंक टू रेंटल इनकम जो है मैं दिखा दूंगी। तो यही हमें इसमें कंसेप्ट जो है लगा के चलना होता है। तो आई गेस अब ये एग्जांपल से आपको रेंटल एंड डेफर्ड इनकम सबका कंसेप्ट जो है डिटेल में समझ में आ गया है कि ये कैसे वर्क करता है। बहुत ही इजी है। अब इसकी एंट्रीज आप जो है सारी वाली देख लीजिए, सो दैट यू गेट द क्लैरिटी, प्रॉपर लाइक पिक्चराइजेशन आपके सामने जो है आ जाए, एंड इस पिक्चराइजेशन से आप कंसेप्ट जो है समझ सकते हो। सो यस, अब हमने 4 कंसेप्ट किए हैं, एक्रूड इनकम, डेफर्ड इनकम। सो बेसिकली एडजस्टमेंट एक्रूअल्स की करनी है, आपके पास सारी हैं। प्रीपेमेंट यानी कि मैंने पेमेंट एडवांस कर दी, एक्रूड यानी कि आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम यानी कि आउटस्टैंडिंग इनकम, एंड दिस इज मेरा प्री रिसीव इनकम। तो ये चारों हैं, ये चारों को आप समझ गए लॉजिक, आपका काम जो है आसान हो जाएगा। ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So this is what you need to do and then you are done. सो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है ओवर होता है, एंड ऐसे ही हम और नए नए चैप्टर्स के साथ आएंगे। सो रिवाइज योर टॉपिक एरिया, रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर एसीसी, एफए, एफआर एंड फॉर योर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो इसको रिवाइज कीजिए एंड फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।